दोस्तों आज की डेट है हमारे पास 22 दिसंबर और स्टार्ट करेंगे आज की डेली आंसर राइटिंग। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे हमारा पेपर 2 का पॉलिटी एंड गवर्नेंस का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविज़न। उसके अंदर में फीचर और सिग्निफिकेंट प्रोविज़न को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि वेरियस हमें उसके प्रोविज़न वो रिटन है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, उनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। फेडरल है, यूनिटरी, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में सिग्निफिकेंट प्रोविज़न में प्रीएम्बल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, जुडिशियल रिव्यू, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप। इसके अंदर में हमारे पास हमने रोपा की बात की थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि सेपरेटली मेंशन्ड है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स, फिर इमरजेंसी प्रोविज़न, लोकल बॉडीज़, इन सब के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद इमरजेंसी का हमने एक क्वेश्चन देखा और उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसी टाइप का क्वेश्चन डिफरेंट काइंड की इमरजेंसी से पूछा जा सकता है। अब इसी के अंदर में आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन जिसके अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वो क्वेश्चन होगा जिनको रिलेट किया जाएगा फंडामेंटल राइट के साथ। उसी काइंड का क्वेश्चन डीपीएसपी से भी पूछा जा सकता है, तो आपको बेसिकली एक आइडिया लग जाएगा कि उस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। आज है हमारी 22 दिसंबर 2020। स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग। सिंपल क्वेश्चन है बट आपको इन चीज़ों के बारे में प्रिपेयर होना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप सिंपली लक्ष्मीकांत प्रीलिम के लिहाज से पढ़ोगे और उसके बाद सोचोगे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो वो हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हमें जब भी आप प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो लक्ष्मीकांत वगैरह, अब जब आप कवर करोगे इनको तो अच्छे से इनको कवर करना, उससे आपको प्रीलिम और मेंस दोनों के अंदर में मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी आर नॉट एनफोर्सिएबल। तो ये हमें पता है कि उनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, आप उनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि हाँ ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी इस पर्सन ने उसको नहीं निभाया, तो आप उसके लिए कोर्ट चले जाओगे, वो चीज़ें आप नहीं कर सकते। अब इस केस के अंदर में बोला गया कि जैसे फंडामेंटल राइट के लिए रिट कोर्ट इशू कर सकता है, वैसे इसके लिए इशू नहीं किया जा सकता, मतलब उनको एनफोर्स नहीं कर सकता कोई भी हमारा कोर्ट। लेकिन ये हमारी सोसाइटी और इंडिविजुअल के वेलबींग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जामाइन करना है। अब स्टेटमेंट के अंदर में आपको कमेंट करने के लिए नहीं बोला गया, स्टेटमेंट के ऊपर आपको बोला गया एग्जामाइन करना है। तो बेसिक क्या एग्जामाइन करना है, क्या आपको देखना है, एग्जामाइन, क्रिटिकली एनालाइज, ये सब जब चीज़ें आएंगी तो एक्चुअल में आपको कुछ फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए। एनफोर्सिबल ये इसका कीवर्ड है, तो बेसिकली ये पूछा गया क्या ये एनफोर्सिबल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इनमें आप मतलब आप क्या देखते हो, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, उसको एग्जामाइन करना है आपने। क्रिटिकली एनालाइज लिखा होता तो भी आपको इसको एग्जामाइन करना था, मीन सेम था उसके अंदर में भी आपको। अगर किसी और टाइप का होता जैसे इसको डिस्कस करो तो उसके अंदर में आप थोड़ी और इसकी डायरेक्शन ले सकते थे, जिसके अंदर में आप बता सकते थे इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ और ये कैसे रिलेटेड हैं, प्लस काफ़ी सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए ऑलरेडी हमारे पास लॉज हैं, तो उस टाइप से आप इनको लिख सकते थे। लेकिन एग्जामाइन, क्रिटिकली एनालाइज, इसके अंदर में सेम प्रोसेस होनी थी। मोस्टली जो भी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाए तो ये वाले वर्ड उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। कुछ हमारे क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंस रखते हैं उतनी, अदरवाइज़ इनके ऊपर ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं कि इनके ऊपर क्या लिख दिया। ये मतलब इसी टाइप से हुआ बना रहा था कि ये वाले क्वेश्चन के अंदर में क्रिटिकली लिखा है, इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है। डिफरेंट काइंड के वर्ड यूज़ कर लिए जाते हैं, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन के अंदर में अगर ये वर्ड डिफरेंट भी हो तो भी उसका आंसर सेम ही होगा। कुछ क्वेश्चन के अंदर में बन जाता है कि हाँ उनके अंदर में मतलब टिपिकली पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया गया है जो कि स्पेसिफिक होगा उसका आंसर लिखने के लिए, अदरवाइज़ इनका उतना ज़्यादा महत्व नहीं होता। तो आप क्वेश्चन को समझो उसके अंदर में क्या बोला गया है और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करने लगो। तो लक्ष्मीकांत के अंदर में ये सब चीज़ें दी हुई हैं, बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, उसके अलावा आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करके ये चीज़ें निकालनी है। जैसे इसके अंदर में फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, लक्ष्मीकांत, प्योरली लक्ष्मीकांत इंट्रोड्यूस करोगे। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, बेसिक आप कॉन्स्टिट्यूशन। पेपर 2 में जब स्टार्ट कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके ये होने चाहिए कि आपको पता हो आर्टिकल, जैसे पार्ट 1 में मेंशन है, ये पार्ट 2 के अंदर मेंशन है, अगर स्पेसिफिक आर्टिकल कोट कर सकते हो उसको कोट करो। उसी से आपके क्वेश्चन के अंदर में दम दिखेगा कि इस बच्चे के क्वेश्चन के अंदर में पॉलिटी झलक रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल इसने डाला हुआ है। तो उस चीज़ के लिए फर्स्ट हम बोलेंगे इसमें आर्टिकल 51A के अंदर में हमें देखने को मिलती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इमरजेंसी के टाइम में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इनको डाला गया था। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, अगर आपको पता है स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे डाला था, उसको भी लिख सकते हो, ठीक है, वो लिख सकते हो। उसके अलावा इंट्रोडक्शन, इतनी कर इंट्रोडक्शन आपकी काफ़ी होती है। उसके साथ में जो चीज़ें आपको पता है इसके बारे में कि ये नॉन एनफोर्सिबल हैं, इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, उसको आप साथ में लिख सकते हो, ठीक है। और सिटीज़न के लिए ड्यूटी बनाई गई हैं, या आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ये हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत यूनियन या रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो इसमें, ताकि पॉलिटी का क्वेश्चन के अंदर में आपके दम दिखने लगे। बिना आर्टिकल के लिखोगे
या बिना इस टाइप की अमेंडमेंट वगैरह अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर आर्टिकल तो होना ही चाहिए, बिना आर्टिकल के लिखोगे तो आपके मार्क्स वैसे ही 1-2 नंबर कम हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर में एनालाइज़ करने के लिए पूछा गया आपको, एग्जामाइन या क्रिटिकली एनालाइज़ करने के लिए पूछा गया क्या ये एनफोर्सिबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम बोलेंगे कि हाँ ये एनफोर्सिबल होनी चाहिए। उसमें क्यों बोला? क्योंकि लीगल वैक्यूम को फिल करने में ये मदद करती हैं। अब ये कैसे लीगल वैक्यूम को फिल करने के लिए, अगर लेजिस्लेशन में कुछ बोला गया है, जैसे हमारे पास पे है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंदर में काफ़ी सारे प्रोविज़न है एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उसके अंदर में हर चीज़ मेंशन नहीं कर सकते आप। ये एक पर्टिकुलर सिटीज़न को क्या करना चाहिए उसके लिए आप हर चीज़ को मेंशन नहीं कर सकते कि उसको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए नेचर में। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में बोला गया कि आपको अपने सराउंडिंग का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है, उसके अंदर में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर इस एक्ट के अंदर में कोई प्रोविज़न छूट गया है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में कवर हो जाएगा। ये बोला जा रहा है कि लीगल वैक्यूम अगर कुछ बच चुका है किसी एरिया में तो उसको पूरा कर लिया जाएगा। फिर जुडिशरी को ये हेल्प करेगा, कोई पर्टिकुलर लॉ अगर उसको एनालाइज़ करना है जुडिशरी ने, उसमें ये हेल्प करेगा। जैसे इसके अंदर में हमारा बोला गया है कि आपको क्या करना है, नेशनल सर्विस देनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर बोला गया है कि आपको नेशनल सर्विस के लिए तैयार रहना है। अगर आपका नेशन आपको आवाज़ देता है तो आप नेशनल सर्विस के लिए तैयार रहोगे। कल को मान लो गवर्नमेंट ने लॉ पास किया जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला हम कंपल्सरी कॉन्स्क्रिप्शन सर्विस लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर में हर अडल्ट जो 22 साल से कम उम्र का है उसको 3 साल आर्मी के अंदर में सर्व करने पड़ेंगे। अब उसको जब चैलेंज किया जाएगा जुडिशरी के अंदर, तो उसके अंदर जुडिशरी के पास में ये होगा कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटी में ये चीज़ें लिखी हुई हैं तो ये सब चीज़ें सरकार कर सकती है। तो जुडिशरी के लिए भी मदद मिलेगी किसी भी लॉ को एनालाइज करने के लिए। फिर ये इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए गाइड की तरह काम करेंगे। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है, एग्जाम्पल यहाँ पे हर चीज़ के एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी तो इनको याद कर लो कंप्लीट तरीके से, पूरी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। फंडामेंटल ड्यूटी याद कर लो, डीपीएसपी याद कर लो, फंडामेंटल राइट ये तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। पूरे वर्बेटम याद कर लो या थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस के अंदर याद कर सकते हो, बट बेसिक थीम आपको पता होनी चाहिए, प्रीलिम में भी और मेंस के अंदर में भी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गाइड करेगी कैसे, जैसे प्रमोशन ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ये बोला गया है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी बार कम्युनल टाइप की फीलिंग पैदा करते हैं और डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करते हैं, तो अगर ये हमारी एनफोर्सिबल होंगी तो उसमें भी हमें मदद मिल सकती है। नेक्स्ट वन इसके अंदर आता है लेजिस्लेटिव पोटेंशियल। हमारे डीपीएसपी के अंदर में हमारी जो वेरियस गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, स्टेट वाली गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो उनके अंदर में इस टाइप की कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं जिसके अंदर बोला गया कि आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, किसी भी स्टेट को इन प्रिंसिपल को फॉलो करना है। अब उनमें फॉलो करने के लिए हमें पता है डीपीएसपी के अंदर में बोला गया है कि जो वर्कर हैं उनको इंडस्ट्री मैनेज करने का राइट होना चाहिए। बेसिकली लेबर और जो उनका एम्प्लॉयर होगा उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप होंगे उसको हमारे डीपीएसपी के अंदर बोला गया है। काफ़ी स्मूथ रिलेशनशिप होने चाहिए दोनों के, काफ़ी अच्छी उसमें बातचीत होनी चाहिए। अब उसी के लिहाज पे हमने लेबर लॉ पास किए हुए हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है हमारे पास में, और जो 4 लेबर कोड रिसेंट में पास किए हैं वो हमने पास किए हैं। तो बेसिकली डीपीएसपी के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे आर्टिकल 39B एंड C, जिसके अंदर बोला गया कि आप सोशलिस्टिक काइंड के प्रिंसिपल फॉलो करोगे और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकोगे। मीन्स अगर वेल्थ ज़्यादा हो जाती है किन्हीं लोगों के पास में, आप रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करोगे। उसके लिए पीडीएस वगैरह लॉन्च किया हुआ है हमने। तो हमने क्या किया हुआ है, डीपीएसपी को एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है। वैसे ही अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्सिबल बना लिया जाता है तो हम उनको भी डीपीएसपी की तरह एनफोर्स करना शुरू कर देंगे। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में आपको बोला हुआ कि आपको रिच हेरिटेज प्रिजर्व करनी है हमारी कंट्री की। तो रिच हेरिटेज प्रिजर्व करने का मतलब है, जैसे हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन हो रही है, जैसे त्रिपुरा के अंदर में डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिला, असम के अंदर में तो काफ़ी सारे इमिग्रेंट बांग्लादेश से आ रहे हैं। तो अगर उनको लगता है कि हमारा हेरिटेज जो कल्चर है उसको ख़तरा हो सकता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं और बोल सकते हैं फंडामेंटल, ये किसी भी इंडिविजुअल की फंडामेंटल ड्यूटी है और उसके लिए हम एक पर्टिकुलर संगठन बना सकते हैं या कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए बोला जा सकता है उनके द्वारा। तो डीपीएसपी की तरह इनको भी हमारे द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है अगर इनको एनफोर्सिबल बनाते हैं तो। उसके अलावा पैट्रियोटिज़म को प्रमोट करेंगे, जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर बोला गया है कि आपको नोबल आइडिया फ्रीडम फाइटर के फॉलो करने हैं, जो कि ऑब्वियसली पैट्रियोटिज़म से भरे हुए हैं। और उसके अलावा आपको इसके अंदर बोला गया आपको सोवरेनिटी का ध्यान रखना है, देश की यूनिटी का ध्यान रखना है, तो वो भी हमारे इसी के अंदर आइडियाज़ आएंगे। इसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, मतलब आप इनको एनफोर्सिबल ना बनाएं
तो भी मतलब इसके अंदर में कुछ आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, बिकॉज आपको बोला गया एग्जामाइन करो, तो इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो। जैसे आप बोलोगे कि रिडंडेंट हैं, अगर पहले से आपके पास में लेगिस्लेशन बने हुए हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो आप उसके अंदर में क्यों एनफोर्स करोगे। जैसे फंडामेंटल हमारी ड्यूटी बोला गया कि आपको क्या करना है, अपने सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। बेसिकली एनवायरनमेंट, लेक वगैरह, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, उनको आपको प्रिजर्व करना है, ये इसमें बोला गया है। उसके लिए हमारे पास में पहले से लॉ है, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। फिर हमारे पास फॉरेस्ट पॉलिसी है। तो ये सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं, तो आप फालतू में क्यों मतलब बनाते रहो, ऐसे नई नई चीज़ों को एनफोर्सिबल करते रहो और जुडिशरी का काम इंक्रीज़ करो। फिर बोला गया फ्यूटिलिटी है लीगल एनफोर्समेंट विदाउट एस्पायरेशन सिटीजन की। अगर मान लो आपने लीगल एनफोर्समेंट कर भी दी, तो भी ये किस तरीके से आप समझ सकते हो कि सिटीजन इनको फॉलो करेंगे। बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर में जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम आती है, उसमें लॉज वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पॉलिसी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, वेरियस गवर्नमेंट होती हैं, वो हर चीज़ के लिए लॉ बना देते हैं, लेकिन उनको एनफोर्स करने की पावर नहीं होती, इसीलिए उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है। स्टेट के अंदर में वो पावर नहीं होती उनको एनफोर्स करने की। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। आप बना तो सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, आप फालतू के अंदर में जो बोलो वो बना सकते हो, लेकिन एनफोर्स कौन करेगा उनको, वो इसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, तो अगर सिटीज़न की एस्पायरेशन नहीं है उस लेवल पे, तो आप क्या कर सकते हो उसको। जैसे प्रेजेंट में हमारा जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसके अंदर में किसानों के द्वारा जो डिमांड पेश की गई, उसके अंदर में एक डिमांड ये भी थी कि हमें जो हमारे द्वारा पराली को जलाया जाता है, जो स्टेबल हमारे पास में जो भी हमारी क्रॉप्स वगैरह उनका बच जाता है, उसको जलाने की इजाज़त होनी चाहिए हमें। तो बेसिकली वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें पॉल्यूशन करने की इजाज़त होनी चाहिए, जिसके कारण दिल्ली और आसपास के एरिया के अंदर में प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में अपने लिए डिमांड अच्छी बात है, अपने लिए डिमांड करनी चाहिए, बट वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट आ रहा है। अब इस केस में हमें ये समझना पड़ेगा कि किसानों की अपनी प्रॉब्लम है, उनका अपने तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, लेकिन उसका दूसरे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए अवेयरनेस होना प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो आप बनाने को कुछ भी बना सकते हो, लेकिन वो तो फिर देखने में बात आएगी। जैसे एक और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है पब्लिक प्रॉपर्टी को आपने सेफ रखना। अब ये वाली घटनाएं आपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में पढ़ी होंगी। हमारे द्वारा नई ट्रेन कोई लॉन्च की जाएगी और उसकी हम सीट उखाड़ के ले जाएंगे, या उसके आसपास की चीज़ें, पर्दे, कर्टेन वगैरह निकाल के ले जाएंगे। वो सब चीज़ें आपको काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं। जैसे हमारी जब फर्स्ट टाइम तेजस एक्सप्रेस चलाई गई थी, तो उसके अंदर में भी वो उठा के ले गए थे, कर्टेन वगैरह, सीटें वगैरह उखाड़ के ले गए थे। तो ऐसा हमारा देश के वेरियस कोनों के अंदर में ऐसा देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें सेफ गार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी, लेकिन सिटीजन की एस्पायरेशन भी होनी चाहिए उसके लिए। फिर डिफ़िकल्टी है डिटरमाइनिंग स्कोप। क्या होगा इनका स्कोप का मतलब आ रहा है कितना वाइड होगा ये। एक्चुअल में जब आपने कोई चीज़ बोल दी तो उसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड होगा। जैसे यहाँ पे बोला गया आपको कंट्री का रिच हेरिटेज और कल्चर बचाना है। इसका क्या मतलब हो रहा है, क्या आप अपना ग्रुप बना के दूसरों को पीटने लगोगे अपने कल्चर के नाम के ऊपर में, ये इसका स्कोप हो सकता है। या इसका स्कोप ये हो सकता है आप अपने कल्चर को बचाने की कोशिश करो, या अपने कल्चर को बचाने के लिए आप इमिग्रेंट्स के ऊपर अटैक कर दो, वो भी आपके द्वारा इस केस के अंदर में किया जा सकता है। तो इसका स्कोप क्या होगा, आप किस हद तक जाओगे इसके अंदर में, तो वो भी इसके अंदर में देखने को पड़ता है। नेक्स्ट आता है वॉलेंटरली ओबीडियंस ज़्यादा सूटेबल है। जैसा हमने देखा, आपको ज़्यादा फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फोर्स करना चाहते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा और प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती हैं। बेसिक हमारा जो मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जैसा गांधी जी के द्वारा बोला गया कि आप परसुएशन करो। फोर्सफुल आप किसी को बोलोगे आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखो, उस प्लेस के ऊपर आपके द्वारा ट्राई किया जाए परसुएशन को। कुछ एरियाज़ के अंदर परसुएशन काफ़ी अच्छा काम करती है, लेकिन हमें ये भी इन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का आप पूछोगे, इंडिया के अंदर जाके सर्वे करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि काफ़ी सारे लोग, अराउंड 90% या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। बेसिकली काफ़ी सारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही कोई ज्ञान नहीं है, तो वो हमें देखना पड़ेगा इसमें। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है अवेयरनेस का, जो हमने अभी डिस्कस किया। उसके अंदर में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो करेंगे क्या। कंक्लूजन में आपके द्वारा बोला जा सकता है कि हाँ, इनको एनफोर्सिबल बनाया जा सकता है। मतलब आप कंक्लूजन कोई भी दे सकते हो, हाँ इनको एनफोर्सिबल बनाया जा सकता है क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी। ये भी बोल सकते हो इनको एनफोर्सिबल नहीं बनाना चाहिए बिकॉज हमें फोर्स नहीं करना है किसी को। और फिर ये गांधी जी का कोट भी लिख सकते हो, जैसे ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज़ ड्यूटी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, जो ये कोट आपको दिया गया है ये आपको इथिक्स पेपर 4 में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस इसी में आपको पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी सेड दैट द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज़ ड्यूटी। Analyze the above statement in context of fundamental duties and fundamental rights in Indian Constitution। So इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब उसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको रिलेट करना है ड्यूटीज़ को राइट के साथ में, किस तरीके से ड्यूटी राइट को जन्म देती हैं।
जैसे हमने क्या करना है, हमने ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड लेके आना है, ठीक है, ये है फंडामेंटल ड्यूटी। अब ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए हमारे पास आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम प्रोवाइड करवाई गई है रिलीजियस ग्रुप्स को, और फिर 29-30 के अंदर में माइनॉरिटीज़ को कुछ राइट दे के रखे हुए हैं, तो उससे ब्रदरहुड प्रमोट होता है, वो चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर हमारे पास में एजुकेशन के लिए बोला गया है, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनको 6 से 14 साल तक एजुकेशन के लिए बोला गया है। अब उसी के लिए आर्टिकल 21A के अंदर में एजुकेशन के लिए बात की गई है, तो इसी तरीके से आपको इनको रिलेट करना है। जैसे एक और के अंदर में बोला गया आपको साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए आपका, और आपको स्ट्राइव करना है एक्सीलेंस की तरफ, ये आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। अब इसी को हम जब देखने की बात करेंगे, ये हमें देखने को मिलेगी आर्टिकल 19 के अंदर में। फ्रीडम आपको बोला गया, आपको बात करने की फ्रीडम होगी, तो बात करने की फ्रीडम तभी आपको उस लेवल पे आ पाएगी अगर आपका साइंटिफिक आउटलुक है, तो आपको नॉलेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की, प्लस आपने बात तो कर ली, आपने अपनी फ्रीडम एंजॉय कर ली, लेकिन क्या आप दूसरों को भी बोलने दोगे? दूसरों को आप तभी बोलने दोगे जब आपका साइंटिफिक टेम्पर है, जिसमें आप ये इन चीज़ों को नहीं मानते कि जो मैं बोलता हूँ वो सही होता है, आप दूसरे की भी बात सुनते हो, तो उस तरीके से इनको रिलेट करना पड़ेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कंक्लूड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।